इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस वो क्रिएट करता नहीं और पूरी तरह से लिक्विड भी नहीं है वो, मैंने बताया था सेमी सॉलिड है वो, ठीक है। तो 40% है तो इसका ज़्यादा है। पी वेव की अगर बात करें तो 103 डिग्री, यहाँ पे देख लो 103 से लेकर 150 डिग्री के बीच में इसका शैडो जोन है तो, लेकिन उतना बड़ा नहीं। और है क्यों? क्योंकि यहाँ स्पीड धीमी होगी। स्पीड ना धीमी होती तो कहीं ऐसा होता ही नहीं कि शैडो जोन। तो शैडो जोन छाया क्षेत्र का मतलब होता है वो क्षेत्र जहाँ पे वो वेव नहीं मिल रही है। क्लियर है? स्केल्स ऑफ मेजरमेंट पे आते हैं। दो तरह की स्केल्स ऑफ मेजरमेंट होती हैं, एक वो जो मैग्नीट्यूड को मेजर करती हैं, मैग्नीट्यूड को, और एक वो जो इंटेंसिटी को मेजर करती हैं। मैग्नीट्यूड को जो मेजर करती है उसको हम बोलते हैं रिक्टर स्केल, इसका नाम आपने सुना होगा। और जो इंटेंसिटी को मेजर करती है उसको बोलते हैं मर्कैली स्केल। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर ये एम से मर्कैली और एम से मैग्नीट्यूड होता तो आसान होता याद करना, लेकिन इसको उल्टा याद कर लो कि एम से मर्कैली और एम से मैग्नीट्यूड नहीं है, ठीक है। रिक्टर स्केल इज अ लिमिटलेस स्केल। लिमिटलेस स्केल होती है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन आपने तो पढ़ा होगा कहीं पे 0 से 10 होती है, वो उसकी लिमिट नहीं होती है। मैं बता दूं वो ये कि हाँ आज तक 10 से ज़्यादा का भूकंप आया नहीं है, इतना तीव्रता का, तीव्रता इसको बोलते हैं हिंदी में, तो इतना तीव्रता से ज़्यादा का आया नहीं तो बोलते हैं अपर लिमिट है, लेकिन ये लिमिटलेस स्केल है। मर्कैली स्केल है, इसका लिमिट है 1 से लेकर 12, इसका मैक्सिमम लिमिट है 1 से लेकर 12 तक, ठीक है, मैक्सिमम 12। तो इंटेंसिटी किससे मेजर करते हैं? मैग्नीट्यूड, ये भी आप समझ गए। लाल लाल जो ये देख रहे हैं ना क्षेत्र, इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। और क्योंकि पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में, तो इसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ये है कौन सा क्षेत्र? ये वो क्षेत्र है प्लेट बाउंड्री वाला क्षेत्र जहां जम के भूकंप, जम के वोल्केनिज्म होती है। अभी ये प्लेट बाउंड्री ध्यान से देखना, ये जो प्लेट बाउंड्री है इसके यहाँ पे वोल्केनो देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा दूर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो रीजन है जहां पे रीजन ऑफ, इट इज अ रीजन ऑफ हाई टेक्टोनिक एक्टिविटी। टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या होता है? टेक्टोनिक एक्टिविटी कुछ नहीं, वो जो प्लेट की स्लाइडिंग होती है ना लिथोस्फेरिक प्लेट की, उसी को टेक्टोनिक एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो रीजन ऑफ हाई टेक्टोनिक एक्टिविटी इज नोन एज द स्पेसिफिक रिंग ऑफ फायर। तभी जापान, इंडोनेशिया यहाँ पे जम के भूकंप देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। इंडिया में भी भूकंप हैं, आते हैं, लेकिन साउथ में आप देखोगे बहुत ही कम की साउथ इंडिया में भूकंप आया, लेकिन दिल्ली में अक्सर आते रहते हैं। हिमालयन रीजन इज प्रोन टू अर्थक्वेक्स। क्यों? क्योंकि पूरे इंडिया को हम डिफरेंट सीस्मिक जोन में डिवाइड करते हैं। जोन 2 का मतलब है कम खतरे वाला, जोन 3 थोड़ा ज़्यादा, जोन 4 थोड़ा और ज़्यादा, जोन 5 हाईएस्ट खतरे वाला रीजन है। तो गुजरात के भुज में भूकंप आया था, अगर आपको याद हो, क्योंकि ये हाईएस्ट रीजन ऑफ उसमें आता है। यहाँ पे ये जो रेड सर्कल देख रहे हैं ना, नॉर्थ ईस्ट पूरा जोन 5 में आता है, मतलब हाई, यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। साउथ इंडिया अगर देखें तो उतना ज़्यादा चांस नहीं है, अगर थोड़ा सा मुंबई वाला रीजन छोड़ दें तो। ध्यान रखना हिमालयन रीजन इज मोर प्रोन टू अर्थक्वेक, बिकॉज आपको पता होगा, हम लोगों ने अच्छा नहीं पढ़ा वो पीवाई की सीरीज में पढ़ा था, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, तो इसलिए वो जो प्लेट बाउंड्री है उसकी वजह से ये थोड़ा सा रीजन ऑफ हाई सिस्मिक एक्टिविटी है। ये सिस्मिक एक्टिविटी मतलब भूकंप वाली एक्टिविटी। ले ये थैंक यू हो गया, खत्म। किसी को डाउट यहाँ तक? रैले वेव्स करते हैं, रैले वेव वही जो लव वेव्स मैंने बताई थी ना, लव वेव्स को रैले वेव्स भी बोलते हैं, ठीक है। लव वेव्स को ही, या फिर जो सरफेस वेव्स हैं या फिर एल वेव्स, इन्हीं को रैले वेव्स ही बोलते हैं, जैसे, ठीक है। जैसे वो लॉन्गिट्यूडनल है पी वेव्स और ट्रांसवर्स हैं वो एस वेव, और ये लॉन्गिट्यूडनल जो है रैले वेव्स बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस कर लें अब, अगर इजाजत हो तो। मज़ा आ गया, अच्छा क्या बात। बैरन आइलैंड एंड एक्टिव बिल्कुल, वो हम देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, वो देखेंगे हम लोग जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करिए, पहला क्वेश्चन। क्लास जल्दी हो जाए तो दिक्कत, लेट हो जाए तो दिक्कत, एकदम टाइम पे हो कि 8 बजे खत्म हो ना, 8 से 8:15 हो ना, 8 से 7:45 हो, है ना। पहले मेरे 6-7 नंबर आते थे, 30 प्लस आते हैं, क्या बात है। फोर्स बिहाइंड प्लेट मूवमेंट बता दो, चलो वो बता देते हैं। फोर्स बिहाइंड प्लेट मूवमेंट हिटलर जी ने पूछा तो बताना पड़ेगा, पर इंपॉर्टेंट भी ऐसी बात नहीं है। फोर्स बिहाइंड प्लेट मूवमेंट, फोर्स है ये क्या है? एस्थेनोस्फीयर, वो मैग्मा। तो एस्थेनोस्फीयर में, मैग्मा में जो कन्वेक्शन करंट डेवलप होते हैं, ध्यान रखना, इसमें कन्वेक्शन करंट्स डेवलप होते हैं। इन कन्वेक्शन करंट्स की वजह से ये मूवमेंट होता है प्लेट का। और इसमें कन्वेक्शन करंट क्यों अगर पूछ ले, इसके भी अगर वो डीप चला जाए तो क्यों ऐसा होता है, तो ध्यान रखना इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो रेडियो एक्टिव डीके होता है, रेडियो एक्टिव डीके, प्लस एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं रेजिडुअल हीट, अवशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं इसको। रेजिडुअल हीट यानी कि जो अर्थ की रेजिडुअल हीट है, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, अवशिष्ट ऊष्मा। और रेडियोधर्मी जो डेटिंग मतलब रेडियोएक्टिव जो डीके, रेडियोधर्मी 6, इसकी वजह से कन्वेक्शन करंट डेवलप होता है। इस कन्वेक्शन करंट की वजह से प्लेट का मूवमेंट होता है, ठीक है। ये शायद ही पूछ भी सकता है, बिकॉज एनसीईआरटी में चीज मेंशन है आपका। और बट कन्वेक्शन करंट मुझे लगता है काम चल जाना चाहिए एसएससी में, तो ठीक है, बट फिर भी दोनों याद कर लेना। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इनडायरेक्ट सोर्स क्या है? फॉलोइंग मेटेओराइट्स। हु इज नोन एज द फादर ऑफ जियोलॉजी, भूविज्ञान के जनक किसको बोलते हैं? तो हमारे होंगे बटलर, ना बटलर और अश्विन का तो गहरा नाता है। आंसर क्या होगा? वेगनर जी हमारे कल आएंगे, ठीक है। वेगनस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जेम्स सटन आंसर होगा, ठीक है। थर्ड, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, एवोल्यूशन एंड डायनामिक्स ऑफ अर्थ एंड इट्स नेचुरल मिनरल एनर्जी इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? सर प्लीज समराइज ऑल द थिंग्स इन द लास्ट एक्टिविटी। ऑलराइट, समराइज मैं कर दूंगा, ठीक है, आज थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा तो समराइज कर दूंगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट ब्रेक क्यों हो रहा है? वो हम पढ़ेंगे जब वो उसको रिफ्ट वैली यहाँ पे आपने देखी होगी, है ना, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। वो रिफ्ट वैली और रिफ्ट हो रही है, ठीक है, मूवमेंट की वजह से, जैसे कि हमारी इंडियन प्लेट जो है मूवमेंट करी थी यूरेशियन प्लेट की तरफ। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, एवोल्यूशन एंड डायनामिक्स ऑफ अर्थ एंड इट्स नेचुरल मिनरल एनर्जी सोर्सेज कॉल्ड एज, इसको जियोलॉजी बोलते हैं, भूगर्भ क्षेत्र या फिर शास्त्र बोलते हैं। फोर्थ, अर्थ कोर इज मेनली मेड अप ऑफ, जो अर्थ का कोर है वो किसका बना होता है? नीफे, सियाल, सीमा और नीफे। नीफे मतलब निकल एंड आयरन, ऑप्शन नंबर सी।
लेहमैन्स डिसकॉन्टिन्यूटी इज, तो लेहमैन की असंतता क्या होती है? कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। ये किसके बीच में है? अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, क्रस्ट और मेंटल के बीच में है, अपर मेंटल लोअर मेंटल, मेंटल और कोर के बीच में, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में, खत्म। कहाँ पे? ठीक है, आउटर कोर और इनर कोर कैसा है? सॉलिड है। आउटर कोर कैसा है? लिक्विड है। ये लिक्विड है और यहीं पे क्या होता है? यहीं पे मूवमेंट होता है, मूवमेंट होता है और उसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से जनरेट होती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किसके से जनरेट होती है? आउटर कोर की वजह से जनरेट होती है, ठीक है, जो लिक्विड है। और वो इनर वाला सॉलिड क्यों है? क्योंकि एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से। व्हेन डिड हेनरी कैवेंडिश रिपोर्ट द मेजरमेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड विद द मास एंड द डेंसिटी ऑफ द अर्थ? तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर हम बात करें, यानी कि कैपिटल जी, ये हम पढ़ चुके हैं फिजिक्स में भी, इसकी वैल्यू कितनी होती है? हाँ 8.3 मैंने बताया था, 8.3 मिनट। तो 0.3 मिनट को अगर आप सेकंड में बदलेंगे, ठीक है, तो वो उतना ही आएगा, 8 मिनट और 20 सेकंड लगभग, ठीक है, वो 8.3 मिनट में मैंने बताया था। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हेनरी कैवेंडिश ने 1798 में दिया था। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, ये फोर्स क्या होता है? Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है दो द्रव्यमानों के बीच में, और ये जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। हाउ थिक इज द लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर कितना मतलब थिक है इसकी, ठीक है, तो लिथोस्फीयर रफली 200 किलोमीटर, बिकॉज क्रस्ट ही हमारा 100 किलोमीटर है रफली, मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूँ, अपर लिमिट। और क्रस्ट में अगर हम अपर पार्ट ऑफ मेंटल, अपर सॉलिड मेंटल मिला देते हैं, अपर सॉलिड जो मेंटल है उसको अगर हम ले लेते हैं साथ में, तो वो लिथोस्फीयर बन जाता है, स्थल मंडल बन जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 to 200 किलोमीटर्स। द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एज, मेंटल का जो ऊपरी भाग है वो क्या कहलाता है? लिथोस्फीयर कहलाता है, स्थल मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है, मेसोस्फीयर, फिर एस्थेनोस्फीयर। तो अपर पोर्शन को हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। अब अपर तो एकदम सॉलिड है और अपर में ही, अपर पार्ट में ही एस्थेनोस्फीयर भी अपर मेंटल का ही पार्ट है वो, ठीक है, जिसके ऊपर लिथोस्फेरिक प्लेट जो है स्लाइड करती हैं, जिसकी वजह से टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। और कितनी लिथोस्फेरिक प्लेट है मेजर, जरा कमेंट में बताइए। स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर, हम आगे देखेंगे। वायुमंडल की परतें, द लेयर ऑफ द अर्थ दैट सेपरेट्स द क्रस्ट फ्रॉम द कोर, जो क्रस्ट को कोर से अलग करता है। अब आप बोलो क्रस्ट को कोर है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में डिस्कंटिन्यूटी, मेंटल और कोर के बीच में, तो यहाँ पे लेयर की बात हो रही है, तो ये मेंटल हो जाएगा, ये ऊपर क्रस्ट और नीचे कोर, तो बीच में मेंटल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। द क्रस्ट एंड द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल कंबाइन टू फॉर्म अ लेयर नोन एज, यानी प्लेट, क्रस्ट और जो मेंटल है, भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी हिस्सा मिलकर एक परत बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। टोटल 7 मेजर एंड 8 माइनर हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं। 11th, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स ऑफ अर्थ फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द प्लैनेट टू द इनसाइड? जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो क्या ऑर्डर रहता है? तो ऑर्डर इस तरह से रहता है कि सबसे आउटर मोस्ट में हमें क्रस्ट देखने को मिलती है, देन मेंटल, एंड देन सबसे इनर मोस्ट में कोर देखने को मिलती है, राइट। 12th नंबर करिए, द क्रस्ट, ये मतलब बाई क्या पूछ रहा है? बाई मास पूछ रहा है आपसे। तो अगर हम बात करें तो हमने इस तरह से याद किया था कि क्रस्ट, मेंटल, कोर, बाई मास बाई वॉल्यूम। तो मास यानी द्रव्यमान के टर्म से बात करें लेस देन 1%, 68% एंड 31%। वॉल्यूम के टर्म से बात करें 1%, 84% एंड 15%। तो आंसर भी ऑप्शन नंबर बी। विच आउटसाइड लेयर ऑफ द अर्थ इज लेस देन थिक एंड एंडेसिटिक टू ग्रेनाइटिक कंपोजिशन? ग्रेनाइटिक कंपोजिशन, ग्रेनाइटिक किसका बना हुआ था? ग्रेनाइटिक से कौन बना हुआ था? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। याद ऐसे रख लीजिए, जीसी, एक बुक आती है जीसी लियोंग करके ज्योग्राफी की, ठीक है, मतलब यूपीएससी में जो ऑप्शन वगैरह लेते हैं तो वो पढ़ते हैं, तो जीसी, ठीक है, जीसी ऐसे याद कर लो। तो दूसरी वाली अपने आप क्या हो जाएगी? बसाल्टिक। तो ओशियनिक क्रस्ट कैसी होती है? बसाल्टिक रॉक की बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी। ये कैसी होती है? थिन होती है। ये कैसी होती है? डेंसर होती है, भारी होती है। ये थिक होती है और लाइट होती है, ठीक है। और इसकी अगर हम एवरेज थिकनेस की बात करें कॉन्टिनेंटल की तो कितनी होती है? कॉन्टिनेंटल की रफली 30 किलोमीटर, ओशियनिक की रफली 5 किलोमीटर। ऑलमोस्ट 98% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ 8 एलिमेंट्स, विच द फॉलोइंग डज नॉट फिगर अमंग दीज एलिमेंट्स। तो हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है वो रफली 98% जो है वो इन 8 एलिमेंट का बना हुआ है। उनको हमने कैसे याद किया था? ओ सियाल, और उसके बाद क्या था? आयरन। तो ऑक्सीजन भी हो गया, ठीक है, सिलिका भी हो गया, एल्यूमिनियम नहीं यहाँ पे, और आयरन नहीं है, बट यहाँ पे पूछ रहा है कि किसका नहीं बना हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कार्बन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 15th। और एक चीज़ क्या आपको, हाँ अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि यूनिवर्स में सबसे अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? यूनिवर्स में अगर बात करूँ तो यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड की बात हो रही, सबसे यहाँ पे बात हो रही थी क्रस्ट की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेनली किसका बना होता है? तो मेनली बना होता है किसका? मेनली बना होता है हमारा जीसी, ठीक है, ग्रेनाइटिक रॉक का बना होता है, ऑलराइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं द ओशियनिक प्लेट। तो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं, द ओशियनिक प्लेट्स रेस्ट, ओशियनिक प्लेट कहाँ पे रेस्ट करती हैं? हायर इन द मेंटल, लोअर इन द मेंटल, हायर इन द कोर, लोअर इन द क्रस्ट। तो हायर इन द मेंटल, ठीक है, मेंटल के ऊपर। हाउ टेम्परेचर वेरीज टुवर्ड द सेंटर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस? तो अर्थ सर्फेस अगर अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? तो टेम्परेचर बढ़ेगा। मैंने बताया था कि कोर का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, सबसे ज़्यादा, और इनर कोर का तो सबसे ज़्यादा होता है, बट फिर भी वो सॉलिड होता है बिकॉज प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा होता है उसमें, ठीक है, तो वो इंक्रीज करेगा, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट? सबका सही है, संजना, हिमांशु, प्रदीप, सोनाली, लेट्स लाफ, आशीष। चलो तो अगर हम बात करें सबसे दूसरा सबसे, तो ओ सियाल, एल्यूमिनियम सबसे अबंडेंट है और आयरन दूसरा सबसे अबंडेंट है। When the heated magma flow onto the earth surface through fracture, cracks and volcanoes, it is known as। तो जब heated magma flow करता है अर्थ सरफेस में थ्रू फ्रैक्चर, क्रैक्स एंड वोल्केनोज, इट इज नोन एज लावा बोलते हैं उसको। अंदर होता है तो मैग्मा और बाहर निकला है तो लावा। डिसकंटिन्यूटी दैट सेपरेट कोर ऑफ द अर्थ फ्रॉम द मेंटल, कोर को मेंटल से कौन सेपरेट करता है? कोर को मेंटल से
तो कोई मुझे रेड गुलाब ला दो तो ले मैन यानी आउटर कोस्ट कोर और इनर कोर को सेपरेट करे, कोई मुझे रेड गुलाब यानी कि ग्यूटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी होगी, ठीक है। द बाउंड्री वेयर द मैग्मा राइज टू द सरफेस इज नोन एज, जहां पे मैग्मा राइज करता है, मैग्मा ऊपर उठता है, वो कौन सी बाउंड्री होती है? तो तीन तरह की प्लेट बाउंड्री पड़ी थी हम लोगों ने। एक तो जब पास आ रहे थे तो पास आने पे सबडक्शन जोन क्रिएट हो रहा था, एक नीचे धंस रही थी, नीचे सबसाइड कर रही थी, सबडक्शन जोन क्रिएट हो रहा था। क्यों सबसाइड कर रही थी? बिकॉज डेंसिटी डिफरेंस था दोनों में। अगर दूर जाती है तो क्या होता है, दूर जाने पे जो अंदर नीचे जो मैग्मा भरा हुआ वो ऊपर निकलेगा, तो दैट मीन उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और क्योंकि नया क्रस्ट क्रिएट हो रहा है तो कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट और कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। सिडक्टिव मोहा की कैसी प्लेट बाउंड्री है भाई। 22 द प्रोसेस ऑफ, और जब हमारी ट्रांसफॉर्म होती है उसमें ना तो क्रस्ट क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय। द प्रोसेस ऑफ वन प्लेट स्लाइडिंग अंडर अनदर प्लेट एट अ कन्वर्जेंट बाउंड्री इज, क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं सबडक्शन, है ना। चलिए, एट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज वेयर ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मीट, कन्वर्जेंट में जहाँ पे ओशनिक और कॉन्टिनेंटल मीट करती है उनको हम क्या बोलते हैं? वहाँ पे क्या होता है? नो एसोसिएटेड वोल्केनिज्म, ओशनिक क्रस्ट इज सबडक्टेड, ये सही है। अच्छा, ओशनिक क्रस्ट क्यों सबडक्ट होती है, कोई बताएगा? अगर ओशनिक और कॉन्टिनेंटल मिलती है तो ओशनिक क्रस्ट क्यों सबडक्ट होती है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज सबडक्टेड। अब सिमिलर है, ये बहुत बड़ा टेक्निक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है कि मतलब सिमिलर भी है और एकदम कॉन्ट्रास्टिंग भी है। जैसे कि मैं बोलूँ कि राम नॉर्थ की तरफ चल रहा है और मैं बोलूँ राम साउथ की तरफ, एक स्टेट बोला तो या तो मैं मान लेता हूँ दो ही डायरेक्शन है, नॉर्थ और साउथ। या तो राम नॉर्थ में चल रहा होगा, साउथ में चल रहा होगा, या तो ओशनिक क्रस्ट धसेगी या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट धसेगी। क्यों? क्योंकि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, एक को तो नीचे जाना पड़ेगा। कौन जाएगी? जो डेंस होगी। डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है? ओशनिक वाले की, तो ओशनिक क्रस्ट इज सबडक्टेड, ठीक है, क्लियर। चलिए, द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए आई है क्वेश्चन, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन जिम्मेदार है? मेंटल है, क्रस्ट है, आउटर कोर है, फिर इनर कोर है। तो ये है हमारा आउटर कोर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल दीपक सही है, बिल्कुल ठीक है, सीरियस में बिल्कुल काम आएगा। आप एग्जाम ऑफ 16 अप्रैल को देख आइएगा, फिर बताइएगा। व्हाट इज द अप्रॉक्सिमेट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी एक तरह से रेडियस ऑफ अर्थ पूछ रहा है, बट माइल्स में पूछ रहा है। वैसे तो 6371 किलोमीटर है ना, माइल्स में अगर हम बात करें इसको लगभग 4000 मील में निकल के आ गई है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, फिर आपके जितने क्वेश्चन होंगे वो होमवर्क क्वेश्चन होंगे, ठीक है। निशिका, विकास, राहुल, साहिल, सौरभ, कितना सबका सही है। परिश्मिता, हैरी, सैन। चलो, तो अगर हम बात करें मोहो इज फॉल्स, तो मोहो क्या है? डिस्कंटिन्यूटी है, ठीक है। कोई मुझे तो यानी कि ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में डिस्कंटिन्यूटी है। सीस्मिक वेव्स स्पीड अप एज दे पास अक्रॉस द मोहोस लीडिंग डाउनवर्ड्स। तो वैसे तो ये मतलब ऐसे सेम पर्सपेक्टिव उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा मुझे, बट फिर भी कर लेते हैं। मोहो सेपरेट्स डेंसर रॉक्स फ्रॉम द लेस डेंस रॉक अबव, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। डेंसिटी नीचे जाने पर बढ़ती है, ठीक है। तो मोहो सेपरेट्स डेंसर रॉक, बिल्कुल नीचे जाने पर डेंसिटी बढ़ती है, यानी कि जो ऊपर होगी वो लेस डेंस रॉक होगी। फॉल्स पूछा। मोहो सेपरेट्स क्रस्ट एंड मेंटल, ये भी सही है। कोई है ना, कॉन्राड और मुझे ये भी सही है। द मोहो मार्क्स ऑफ द टॉप ऑफ अ पार्शियली मॉल्टेन लेयर, ये भी सही है। तो गलत कौन सा? वही वाला ऑप्शन नंबर है, ठीक है। एलिमिनेशन से आप कर सकते हैं आराम से। सुरभि मिश्रा, ठीक है, आपका भी नाम ले लिया। द मैकेनिकल ट्रांसफर ऑफ हीट 30 कर दीजिए। अच्छा 30 कर दें, चलो भैया बोल रहे हैं तो 30 कर देते हैं। द मैकेनिकल ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड, परमाणुओं और अणुओं के कंपन द्वारा ऊष्मा के यांत्रिक स्थानांतरण को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रवाहकत्व, यानी कि कंडक्शन बोलते हैं। मैकेनिकल ट्रांसफर हो रहा है यानी कि दो चीज़ें कॉन्टैक्ट में, जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा। अच्छा तुम लोगों ने कितने लोगों ने चूल्हे का एक्सपीरियंस किया? जो गाँव में चूल्हा होता है उसमें इस तरह से रॉड होती है ना लोहे की, इसको तुम्हारे क्या बोलते हैं? हमारे इसको फुकनी बोलते हैं। फूंका जाता है ना इससे, नहीं फूका जाता जलाने के लिए, हाँ ठीक हो, तो फुकनी बोलते हैं हमारे यहाँ पे इसको। तो तुमने देखा होगा कि अगर इसको मतलब है ना उसमें लगाया रहो तो वो क्या होता है, उसका दूसरा एंड गर्म हो जाता है। या फिर अगर आपने कभी मतलब लोहा लिया और लोहे को गर्म किया हो तो मतलब धीरे धीरे आप एकदम चमक उठते हैं, आपकी सारी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं एकदम से। क्यों? क्योंकि हीट का ट्रांसफर हो रहा है एटम्स के थ्रू, ठीक है, एटम्स के थ्रू। जहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है और देन ट्रांसफर होता है तो उसको रेडिएशन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। 28 मोहो डिस्कंटिन्यूटी सेपरेट, तो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि मोहो किसको अलग करती है? तो मोहो क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है। कहाँ पे? ये ऑप्शन नंबर डी है ना। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द लेयर दैट सपोर्ट्स एंड मूव्स द टेक्टोनिक प्लेट इज, तो वो लेयर जो टेक्टोनिक प्लेट को मूव करवाती है वो कौन है? वो है लिथोस्फीयर ना। ये तो खुद ही प्लेट है, ये तो खुद ही प्लेट है, ये है एस्टेनोस्फीयर और ये तो पार्ट है लिथोस्फीयर का, ठीक है, एस्टेनोस्फीयर। चलो हर्षिता केसरवानी, क्लास की टाइमिंग होती है 6:30 PM पे। हाँ कभी ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब 5 नीचे तो नहीं ऊपर ही हो जाता है, 6:30 6:35 आपकी टाइमिंग रहती है क्लास की। एंड बस वही तो है। और मंडे टू फ्राइडे होती है, लेकिन क्योंकि इस बार हमने मंडे को किया नहीं था तो सैटरडे को भी क्लास होगी मोस्ट प्रोबेबली आपकी, ठीक है। द बाउंड्री वेयर टू प्लेट्स कम टुगेदर, उसको क्या बोलते हैं? जहाँ पे दोनों प्लेट एक आपस में आती हैं। कम टुगेदर तो कॉन्वर्जेंट हो जाएंगे ना, क्योंकि आपस में पास आ रही हैं, ठीक है। चलो तो अब ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। चलो अब यहाँ पे रिविजन करना है क्या? ऊपर ही होता है, हमें पता है, लेकिन आज तुमने देखा होगा कल 6:37 पे क्लास स्टार्ट हुई थी, आज 6:36 पे क्लास स्टार्ट हुई, कल 6:35 पे होगी। धीरे धीरे मैं नीचे लाऊंगा इस टाइम को। अवधेश बेटा झूठ नहीं बोल रहे हैं, सही है। सेम तो मैं नहीं बोल, सिमिलर, ठीक है, सिमिलर कर लेना रैली और रेलवे को। चलो समराइज करता हूँ मैं, ठीक है। तो सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे, कर ली सभी ने आंखें बंद, किसी कोई खोले तो नहीं है। देख लेना, अगर खतरनाक जगह में बैठे हो तो खोल सकते हो, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? अर्थ की एज कैसे निकालते हैं? रेडियोएक्टिव डेटिंग 3 तरह की होती है। कार्बन डेटिंग C14 आइसोटोप यूज़ करते हैं, कार्बन की 14 आइसोटोप। यूरेनियम लेड डेटिंग एंड रुबीडियम स्ट्रांशियम डेटिंग। अर्थ की एज निकल आई, फिर आगे बढ़ते हैं। अर्थ की लेयर, अर्थ के अंदर क्रस्ट है, मेंटल कोर है। पता कैसे चला? सोर्सेज ऑफ अर्थ 2 तरह के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो जो हमें डायरेक्टली पता चल जाए, लावा, ठीक है, माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, अंदर ओशन ड्रिलिंग कर रहे हैं। इनडायरेक्ट सीस्मिक वेव्स जो हमने पी वेव्स एस वेव्स को पास करवाया, जहाँ पे शैडो जोन हमें मिला, ठीक है, वो हो गया हमारा। या फिर मेटियोर्स यहाँ पे उल्का पिंड आके टकरा है, वो हो गया हमारा। अब क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में पढ़ा। क्रस्ट की अगर बात करें तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कॉन्टिनेंटल और ओशनिक।
यानी कि स्थलीय भूपर्पटी और महासागरीय भूपर्पटी। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट में अंतर है, कॉन्टिनेंटल मोटी होती है, ओशनिक पतली होती है लेकिन डेंस और भारी होती है। कॉन्टिनेंटल जो होती है वो लाइट होती है, लाइट चीज हमेशा ऊपर उठती है, ऐसे याद कर लो तो मोटा होगा कॉन्टिनेंटल और वो लाइट होगा आपका। क्लियर। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ग्रेनिटिक रॉक का बना हुआ, ओशनिक क्रस्ट बसाल्टिक रॉक का बना हुआ है, ये भी क्लियर हो गया। देन नीचे आते हैं, नीचे आने पे हमें देखने को मिलता है कि लिथोस्फीयर क्या है। नीचे हमारी लेयर मैंटल, मैंटल का जो अपर सॉलिड पार्ट है उसको ले लें और क्रस्ट को ले लें तो एस्टेनोस्फीयर बन जाता है। सॉरी एस्टेनोस्फीयर नहीं बन जाता है, वो लिथोस्फीयर बन जाता है, स्थल मंडल बन जाता है, जो कि एस्टेनोस्फीयर के ऊपर स्लाइड करती हैं। एस्टेनोस्फीयर क्या है, अपर मैंटल का ही पार्ट है लेकिन अपर सॉलिड पार्ट के नीचे है, वो लिथोस्फीयर का पार्ट नहीं है क्योंकि लिथोस्फीयर उसी के ऊपर ही स्लाइड करता है, ठीक है, वो सेमी मॉल्टेन फॉर्म में रहता है। देन हम आते हैं और जो हमारा क्रस्ट है वो सियाल सिलिका एल्यूमिनियम का बना होता है, और जो मैंटल है वो सीमा सिलिका और मैग्नीशियम का। कोर सबसे अंदर है, दो पार्ट में डिवाइडेड है, आउटर और इनर। आउटर लिक्विड है, इनर सॉलिड है। सॉलिड क्यों इनर, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है अंदर, इसलिए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी उसी का है। आउटर कोर जो है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, किसका, अर्थ का। फिर हमने पढ़ा इनका कैटेगराइजेशन बाय मास एंड बाय वॉल्यूम, बट उससे पहले क्रस्ट का कॉम्पोजिशन पढ़ा, ओ सियाल फे, ऑक्सीजन सिलिका एल्यूमिनियम आयरन। फिर हमने क्या पढ़ा कि इसका बाई मास एंड बाई वॉल्यूम क्या कंपोजिशन है, तो बाई मास 1%, लेस देन 1% क्रस्ट 68% एंड 31%, बाई वॉल्यूम 1%, 84%, 15%। क्लियर। फिर हम आगे बढ़े थे, हमने क्या पढ़ा था, हमने टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ा था कि 7 मेजर प्लेट्स हैं, 8 माइनर प्लेट हैं। मेजर प्लेट जैसे कि ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, एंटार्क्टिका प्लेट, ये 7 मेजर प्लेट हो गई। माइनर इंडियन, अरेबियन, जुआन दे फूका, कोकोस, नास्का, ये क्या है, माइनर। फिलीपींस, ये माइनर प्लेट्स हैं। ये मूव करती हैं, 3 तरह से मूव कर सकती हैं, पास पास आके गले लगा सकती हैं और एक नीचे सबडक्ट करना पड़ेगा और एक ऊपर उठेगी, ठीक है। इसको कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बोलते हैं बिकॉज यहाँ क्रस्ट डिस्ट्रॉय होता है तो डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री होगी। यहाँ पे हमें रीजन ऑफ हाई वोल्केनिक एक्टिविटी होता है। अगर दूर दूर जा रही है तो नीचे अंदर भरा जो मैग्मा है एस्टेनोस्फीयर में वो ऊपर निकलेगा, नया क्रस्ट कंस्ट्रक्ट होगा, इसलिए जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है उसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बोलते हैं बिकॉज द न्यू क्रस्ट इज कंस्ट्रक्टेड, जो कि कॉन्वर्जेंट वाली में डिस्ट्रॉय हो रहा था तो इसलिए इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बोले थे। ट्रांसफॉर्म तीसरी तरह की होती है, आपस में लेटरल स्लाइडिंग होती है, इसलिए ना तो क्रस्ट क्रिएट होगा ना तो क्रस्ट डिस्ट्रॉय होगा। अर्थक्वेक जैसी घटनाएं होंगी। जहां पे अर्थक्वेक अब क्यों आता है, क्योंकि एक फॉल्ट लाइन के अलाउंग आता है। फॉल्ट लाइन क्या है कि वहां पे एकदम स्ट्रेस एकदम भरा पड़ा है, जैसे ही मौका मिला स्ट्रेस रिलीज हुआ, तो फॉल्ट लाइन के अगेंस्ट, फॉल्ट लाइन के अलोंग जो स्ट्रेस का रिलीज होता है उसको अर्थक्वेक या फिर भूकंप बोलते हैं। भूकंप जो है भूकंपीय तरंगों के फॉर्म में निकलता है, सीस्मिक वेव्स उसको बोलते हैं। सीस्मिक वेव्स की स्टडी को हम सीस्मोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि जियोलॉजी के फादर किसको कंसिडर करते हैं ये बताइए कमेंट में जल्दी से, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो सीस्मोलॉजी जो है इसके अध्ययन को बोलते हैं। वेव्स हैं, ये वेव्स 2 तरह की होती हैं, बॉडी सरफेस, बॉडी भी 2 तरह की, पी वेव्स, एस वेव्स। पी वेव्स तीनों में, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में, तीनों में ट्रैवल कर लेती हैं, लेकिन सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में, देन गैस में। सबसे जल्दी हाथ में चप्पल एकदम लेके पहुंचती हैं, है ना, जैसे छोटे में तुम बचपन में दौड़ते थे ना हाथ में चप्पल लेके एकदम, तो वैसे एकदम पहुंचती हैं, हम फर्स्ट सबसे पहले पहुंचती हैं। यानी दीज वेव्स विल बी द फर्स्ट टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सीस्मोग्राफ, सबसे पहले सीस्मोग्राफ में ही रिकॉर्ड होंगे क्योंकि सबसे पहले पहुंचती हैं इसलिए। स्ट्रेचिंग स्क्वीजिंग क्रिएट करती है और लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। एस वेव की बात करें सिर्फ सॉलिड में और पी वेव्स रिजेंबल साउंड वेव्स। एस वेव्स ट्रैवल ओनली इन सॉलिड, पी वेव से थोड़ा सा लेट होती हैं, थोड़ा सा ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव एस वेव्स, जिनको लव वेव्स ही बोलते हैं। सरफेस वेव्स जो हैं ये सबसे आखिरी में पहुंचती है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। अगर भूकंप का हाइपोसेंटर जहाँ पे वेव ओरिजिन हो रहा है, फोकस जिसको बोलते हैं, अगर वो समुद्र के नीचे है तो उसको बोलते हैं सुनामी। सुनामी द जापानीज टर्म, मतलब वो सुनामी, उससे सुनामी ओरिजिनेट होती है, तो वेव्स ओरिजिनेट होती है जिनको हम हार्बर वेव्स, इट इज़ अ जापानीज टर्म मीनिंग हार्बर वेव्स। क्लियर। एंड आगे बढ़ते हैं, और कुछ पी वेव्स एस वेव्स में नहीं, ठीक है, और कुछ तो था, हाँ, आपकी इंटेंसिटी स्केल और मैग्नीट्यूड स्केल। तो इंटेंसिटी स्केल हमारी कौन सी है, इंटेंसिटी स्केल है मर्कैली स्केल, और मैग्नीट्यूड है रिक्टर वाली। एम से मैग्नीट्यूड, लेकिन एम से मर्कैली नहीं, ऐसे याद करो। रिक्टर की कोई लिमिट नहीं, मर्कैली की 1 से 12 है, ठीक है, ये हमें याद हो गया। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, आखिरी हमारा टॉपिक क्या था, फिर हमने ये पढ़ा था कि अर्थक्वेक्स जो है कहाँ कहाँ पे ज़्यादा आता है। तो जहाँ जहाँ ज़्यादा आता है पैसिफिक ओशन का जो रीजन है वहाँ पे उसको हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। फिर इंडिया को हमने डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया था, और हमने ये पढ़ा था कि क्यों, फिर लास्ट में जब हमारे हिटलर का दामाद जिन्हें हमें रिकॉल करवाया था कि क्यों लिथोस्फेरिक प्लेट स्लाइड करती हैं, तो हमने पढ़ा था कन्वेक्शन करंट डेवलप होते हैं एस्थेनोस्फीयर में। भाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है आउटर कोर जो है लिक्विड फॉर्म में उसकी वजह से, लेकिन जो कन्वेक्शन करंट डेवलप होते हैं रेडियो एक्टिव डिके और रेजिडुअल हीट यानी रेडियोधर्मी छत्र
और अवशेष ऊष्मा की वजह से, उसकी वजह से प्लेट का मूवमेंट होता है। उसके बाद क्या था, उसके बाद थांकू था। ठीक है, ख़त्म। अब अपनी आंखें खोल सकते हैं और अपने अपने घर जा सकते हैं सभी लोग। ठीक, थैंक यू।